वाह क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में हम बातचीत करने वाले हैं उन आईपीओस की जो कि बंद हो गए हैं, कैसी परफॉर्मेंस उनकी रह सकती है, और साथ साथ उन आईपीओस की भी जो कि अभी खुले हुए हैं, अगर आप उनमें निवेश करना चाह रहे हैं, आपकी रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत कर लेते हैं। अरुण केजरीवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ आपको शौर्य दिखाने के लिए शौर्य भी हमारे साथ रोज़ बरोज़ मौजूद रहते हैं, वो भी आज हमारे साथ बने हुए हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं अरुण सर से। अरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर मार्केट्स तो बहुत स्ट्रांग, बहुत बॉयंट, और आपके नई इनिंग्स की शुरुआत में आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया शुक्रिया अरुण सर। हैदराबाद के बाद आज आपसे मुलाकात होगी ऑन एयर, बहुत लंबा अंतराल हो गया वैसे, लेकिन सर आईपीओ मार्केट कैसा लग रहा है? बड़ा बॉयंट है इस समय, 5 आईपीओ सामने खुले हुए हैं। सुमित, बॉयंट भी है और सवाल भी उठाता है मन में कि ऐसा क्या हो रहा है कि 3 आईपीओ एक दिन खुलते हैं बंद होते हैं। ये पिछले सप्ताह की बात थी। इस सप्ताह में 4 आईपीओ एक ही दिन खुलेंगे और बंद होंगे। तो क्या प्रमोटर और मर्चेंट बैंकर कुछ ऐसा जानता है जो आप और मैं जो निवेशक है वो नहीं जानता? इतना ज्यादा प्रेशर आईपीओ पे क्यों, जबकि साल खत्म होने को आया है? और अगर अपन पुराना इतिहास देखें तो ये वो पीरियड है जहां पर नॉर्मली आईपीओ नहीं आया करते। तो कुछ न कुछ वो जानते हैं जो अपन नहीं जानते। इनफैक्ट डैम कैपिटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद आप मौजूद होंगे, वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही है अभी, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे अरुण सर आपसे। लेकिन जरा कुछ पुराने आईपीओस जो बंद हुए हैं उनकी प्रोबेबल लिस्टिंग और उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे साथ शौर्य मौजूद है। शौर्य, शुरुआत करूंगा आपके साथ। पहले तो विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ, मच अवेटेड और एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले सब्सक्रिप्शन के, क्या की हाईलाइट आप इसमें रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो विशाल मेगा मार्ट टोटल 27 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। मच एंटिसिपेटेड आईपीओ था और इसका लगातार जो है डी मार्ट से कंपैरिजन चले जा रहा था। लेकिन हम काफ़ी पान नंबर देखें तो ऐसा नजर आएगा कि डी मार्ट से अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें, एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो सब में डीमार्ट से अच्छा करते हुए नजर आया। इनफैक्ट एफिशिएंसी के मामले में, जिसमें माना जाता है डीमार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका बिजनेस मॉडल ये था कि लार्ज है, स्केल पे काम करते हैं, उससे अच्छी एफिशिएंसी इसकी नजर आ रही है ऐसे टर्नओवर के रेशियोज में। इसका मॉडल अलग है, ये एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है, खुद के स्टोर नहीं बनाता, लीज पे लेता है स्टोर, और उसके बाद टियर 2 टियर 3 सिटीज में ज़्यादा फोकस करता है। डीमार्ट का बड़े शहरों में रहता है, लेकिन अभी ऐसा नजर आ रहा है कि ये वाली स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि डीमार्ट की रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ी है लेकिन वो नए एक्सपेंशन की बात पड़ी है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में जो है डीमार्ट को लैग करा है, उसमें एक्सटेंड करा है विशाल मेगा मार्ट ने। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्राइसिंग डीमार्ट के मुकाबले काफ़ी सस्ती रखी थी, तो ये एक वजह देख रहे हैं कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन पर रिस्पांस मिला है। और ग्रे मार्केट में कंपनी को अभी 78 के प्राइस पे 19 रुपीज़ का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी 20% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है अभी। तो अरुण सर, विशाल मेगा मार्ट एक तरफ पूरा का पूरा ओएफएस जो कि बाजार कंसर्न मान रहा था, 27 गुना उसके बावजूद भी सब्सक्राइब हो गया, 20% जो कि अभी शौर्य बता भी रहे हैं कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। लेकिन सामने लिस्टेड प्लेयर भी हैं, इसमें विशाल को अगर हटा भी दूं तो V2 रिटेल होते हैं, शॉपर स्टॉप जैसी कंपनी अभी मौजूद है बाजार में। सो आप कैसे देख रहे हो इस आईपीओ को? क्या एंटिसिपेट करें जिनको अलॉट हो रहे हैं या जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए? सुमित, 2-3 चीज इसके बारे में मैं खास कहूंगा। पिछले सप्ताह जब विपुल जी से भी बात हो रही थी तो मैंने दर्शकों को एक चीज साफ तौर पर कहा था कि भाई इसे डी मार्ट से कंपेयर करना गलत है। डी मार्ट का बिजनेस मॉडल और विशाल रिटेल का बिजनेस मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि विशाल मेगा मार्ट का जो आधा सेल है वो आता है फैशन और फैशन गारमेंट से, जबकि डी मार्ट के लिए ये जो कैटेगरी है एक तो नई के बराबर है और उसमें भी ये 20% के आसपास सेल करता है। जो दूसरा जो सेगमेंट है जो डी मार्ट के लिए सबसे बड़ा है, 70% के आसपास है, ये विशाल मेगा मार्ट के लिए करीब 22-23% है। ये है आपके जो रोजमर्रा की जो चीजें घर में आप खरीदते हो, चाहे वो आटा, दाल, चीनी, गेहूं, ये सब चीज हो, या खाने पीने की चीज हो, नाश्ते की चीज हो, जो आपके टेबल और किचन से कनेक्टेड हैं। ये डीमार्ट का एक सस्टेनिंग फोर्स है।
जबकि विशाल मेगा मार्ट के लिए वो करीब 23-24% है। तीसरा जो वर्टिकल विशाल मेगा मार्ट का है वो है आपके छोटे मोटे जो अप्लायंसेस होते हैं या अदर्स, वो भी करीब 23-24% है, जो डीमार्ट के लिए कम होता है। दूसरा, विशाल के पास में लगभग 640-50 दुकानें हैं, जबकि डीमार्ट के पास में करीब 250 स्टोर्स हैं। और अगर उसमें आप वॉल्यूम या टर्नओवर देखो तो इसमें 8,900 करोड़ है विशाल में, और डीमार्ट में करीब 52-53 हजार करोड़ है। तो मेरे ख्याल से महज कंपैरिजन के लिए अगर आप डीमार्ट को कंपेटिटर मानते हो तो ठीक है, लिस्टेड प्लेयर है, आप उसको कंपैरिजन मान लो, लेकिन बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा अलग है। मेरे ख्याल से दोनों को कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं होगा। दोनों की अलग एक प्रतिक्रिया है, अलग एक डिमांड है। और मेरे ख्याल से जहां तक विशाल मेगा मार्ट का सवाल है, लिस्टिंग पॉप अवश्य मिलेगा जी। उसके बाद मान लीजिए आपको शेयर लगा है और आपको ये 18 से 20 रुपए का जो एक पॉप दिख रहा है, इसे आपको लेना चाहिए कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी मिलेगी, इसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, रहस्य की बात बताता हूँ, कि जब साइकोलॉजिकल लेवल शेयर का आता है, जो इस केस में 100 रुपए का लेवल होगा, वहां पर शेयर को मेहनत करनी पड़ती है 100 के पार छलांग लगाने की जी। तो वहां पर हो सकता है 1-2 दिन शेयर मेहनत करे कि भाई मैं 100 के ऊपर जाकर टिकूं या 100 के नीचे टिकूं। ये बात तो सही है सर कि आमतौर पर जब भी किसी ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल पर आता है तो बाजार एक दायरे के अंदर जरूर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ता है। हो सकता है ये रेंज बाउंड वहां पर रहे भी। ओके, अब दूसरे आईपीओ पे आते हैं जो कि है साई लाइफ साइंसेज। तो शौर्य जी, यहाँ क्या है? जी, साई लाइफ साइंसेज की बात करें तो यहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है जितना विशाल और मोबिक्विक मिला, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रिस्पांस देखने को मिला। टोटल 10.26 टाइम बढ़ते हुए नजर आया, जिसमें हमने देखा था कि QIB सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करते हुए नजर आया। QIB इसका अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देखने को मिला था। इस कंपनी की अगर बात करें तो ये CRO CDMO के काम में है, यानी ये जो रिसर्च के काम करती है, इनोवेशन के काम करती है फार्मा कंपनीज के लिए। उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात यह है कि जो बाकी कंपेटिटर्स हैं, दिविज लैब वगैरह हो गया, उसके मुकाबले रिसेंट टाइम में इसके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, जो बाकी प्लेयर्स के नहीं हुए। उसकी मेजर वजह ये थी कि उन्होंने इनिशियली इन्वेस्ट करा था, उसका जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट था इन्हें मिलता हुआ नजर आया, जो प्रॉफिट मार्जिन में रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन प्राइसिंग इन्होंने अपने पेयर्स के मुकाबले ज़्यादा एक्सपेंसिव रखी थी, इसलिए ग्रे मार्केट में भी अब थोड़ा प्रीमियम मिल गया 11% का, पहले तो वो भी नहीं था, इसलिए ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं मिला। और साथ ही साथ रिस्पॉन्स भी कंपेटिटिव फीका रहा, क्योंकि प्राइसिंग पेयर्स के मुकाबले थोड़ी एक्सपेंसिव रखी गई थी। तो अरुण सर, साई लाइफ साइंसेज ऑलरेडी 3-4 एग्जिस्टिंग प्लेयर इनके पास हैं, और साथ साथ ये कंपनी भी अपने नंबर्स लेकर आई है। हालांकि थोड़ा सा अपर साइड पर था, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें कुछ फ्रेश इशू था, कुछ OFS था। 11-12% के आसपास प्रीमियम अभी भी कमांड कर रहे हैं। क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो मैं इस कंपनी में मेरे हिसाब से 2-3 चीज पे गौर करना चाहिए जी। पहला, इसमें PE इन्वेस्टर कुछ शेयर बेच रहा है, बड़ा हिस्सा OFS का है, और उसे ये समझ में आ गया प्राइसिंग और रोड शो करने के बाद में कि उसकी प्राइस बाजार को पसंद नहीं आई है। इसलिए जो चीज नहीं देखी जाती, QIB ने पहले दिन 2 टाइम सब्सक्राइब किया और इश्यू को ओवरऑल पहले दिन ही सब्सक्राइब कर दिया, जो अक्सर नहीं होता। इससे उन्होंने बाजार को एक संकेत दे दिया कि भाई हम ऑप्टिक्स अच्छा दिखाना चाहते हैं कि हमारी इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब पहले दिन पे हो चुकी है। दूसरा, अगर इसका बिजनेस मॉडल देखें, PE मल्टीपल प्राइस जो कंपनी मांग रही है वो महंगा होने के कारण रिटेल HNI जो नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन है, उन्होंने इसको दिल खोलकर सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे कि आपने बाकी इश्यूज में देखा। ये चीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो भी लिस्टिंग पॉप अगर आपको मिलता है और अगर आपने शेयर में अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट तो सभी को मिला है, QIB को छोड़कर। आप आपका प्रॉफिट बुक करके साइड में हो सकते हैं, और फिर कुछ दिन जब ये शेयर स्टेबलाइज हो जाए बाजार में, तब निर्णय करें कि आपको क्या करना है। बट ध्यान में रखें
कि अगर आप इसमें निवेश करते हो लिस्टिंग डे या उसके बाद भी आपका नजरिया मीडियम से लॉन्ग टर्म होना चाहिए। इसका मतलब कम से कम 6 से 9 महीने का। तो 6 से 9 महीने का नजरिया अभी नहीं, जब ये सेटल हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए, जो अरुण सर कह भी रहे हैं कि प्राइसिंग बेटर हो जाए, तब आप एक बार को एंटर करें। आउट राइटली यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें लिस्टिंग के साथ ही कूदने की कोशिश ना करें। हाँ जी शौर्य जी, तीसरा नाम मोबीक्विक। जी बिल्कुल, मोबीक्विक में तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। टोटल 119 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था और ग्रे मार्केट में 165 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है। परसेंट टर्म में कहें तो लगभग 60% के आसपास। उसकी वजह 2-3 फैक्टर नजर आ रहे हैं। पहला तो ये, इस आईपीओ के मेले में अकेला आईपीओ था जिसका पूरा ही फ्रेश इशू था, तो ये बाजार को पसंद आया। साथ ही साथ इसका सीधे कंपेरिजन हो रहा है पेटीएम से। पेटीएम अभी लॉस मेकिंग है, ये कंपनी पिछले साल यानी FY24 में प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी थी, तो वो बाजार को पसंद आ रही है कि कंपैरिजन में अच्छे नजर आ रही है। ऑल्दो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से पेटीएम से महंगी नजर आ रही है, लेकिन एक कंपनी ऐसी होती है, इनका सबसे बड़ा जो एसेट्स होते हैं वो ऑफ बैलेंस शीट होते हैं टेक्नोलॉजी, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए जाते हैं इनको वैल्यू करने में। तो इन सारी बातों से हम देख सकते हैं कि मोबीक्विक को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलते हुए नजर आ रहा है और 60% का प्रीमियम कमांड कर रही है ऐसे बाजार में। तो अरुण सर, जो न्यू एज थीम है, मार्केट अभी भी उसको पकड़ के बैठा हुआ है और अभी भी वहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। क्या कह सकते हैं, वो जोमेटो की बढ़िया तेज़ी, स्विगी की बढ़िया ऑल टाइम हाइज, क्या मार्केट इसी को ही इनकैश करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर भी? क्योंकि ये पूरा फ्रेश इशू भी है, सो बाजार ये मान रहा है कि शायद यहाँ से नंबर्स इनके पास पहुँचेंगे, इम्प्रूवमेंट आएगा, बैलेंस शीट स्ट्रेंथन होगी और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी करेगा गोइंग फॉरवर्ड। आप क्या रीड कर रहे हो, उसमें क्या करना चाहिए? सुमित, इस कंपनी में 3-4 चीज पे मैं आपका ध्यान दोहराऊंगा जो आपके निवेशक ध्यान में रखे। सबसे पहले ये इश्यू रीफाइल हुई थी और रीफाइल में साइज ऑफ इश्यू को कम किया गया था। फ्रेश इश्यू भी कम हुई थी और ओएफएस पोर्शन हटा दिया गया था। अगर इसका बिजनेस मॉडल देखें तो ये एक प्लेटफॉर्म कंपनी है जो बायर और सेलर को इकट्ठा करती है। उसके बाद में ये बायर को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है आप उसे उधार पर भी खरीद सकते हो, जो एक प्रोडक्ट होता है BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बाय नाउ पे लेटर का जो स्कीम है, इसमें मोबीक्विक की लायबिलिटी नहीं होती, ये पैसा वो नहीं देती, इसमें फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं जो प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं उनका रिस्क होता है और वो ये पैसा कस्टमर को देते हैं, खरीदार को देते हैं। मोबीक्विक को फायदा इसके ऊपर एक कमीशन मिलता है, ट्रांजैक्शन फी मिलती है और जब वो पैसा टाइम पर वापस दे दिया जाता है तो उसे वो कलेक्शन फी भी एक मिलती है। तो प्लेटफॉर्म के जरिए एक कमाई का साधन और एक बड़ा कमाई का साधन, क्योंकि ये सब कुछ जिसे कहते हैं टियर 2 टियर 3 में ज्यादा इसकी चलन है और ये ट्रांजैक्शन बेस्ड इनकम है। आखिरी चीज जो इस कंपनी के फेवर में थी वो ये था कि इसका पेटीएम के मुकाबले प्राइस कम, रीजनेबल वैल्यूएशन और मॉडल कुछ हद तक मिलता जुलता और इसको लेकर साइज ऑफ इश्यू छोटी होने के कारण इसे एक डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि बाकी जो इश्यूज थी इसके साथ, एक का 8,000 करोड़ था, दूसरे का करीब 2,000 करोड़ था और ये महज एक 550-560 करोड़ की इश्यू थी। अगर आपको शेयर लगे हैं तो आप नसीब वाले हैं, इन्वेस्टेड रहिए, बेचने की जल्दबाजी न करें और अगर आप इसमें लिस्टिंग डे पे लेना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखिए 60% का प्रीमियम चल रहा है, हो सकता है 50-70% के आसपास की रेंज में ये शेयर खुले और ट्रेड करे, तो समझकर कितना ऊंचे भाव पे निवेश करें। चलिए, तो बिल्कुल साफ राय। अगर आपको मिला है तो आप बने रहें, अगर आपको नहीं मिला है और आप लिस्टिंग भी लेना चाह रहे हैं तो 50 से 70 रुपये ऊपर ही कहीं लिस्ट होगा, सो वहाँ पर आप सोच समझ कर फैसला लें, वहाँ मत लीजिए, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद आप लीजिए। ये अरुण सर ने आपके सामने साफ राय रख दी है। ये वो 3 आईपीओ जो पिछले हफ्ते बंद हो चुके हैं, एक आईपीओ जो आज बंद होने वाला है, इस पर बातचीत कर लेते हैं, वो है इन्वेंचर नॉलेज सोल्यूशंस की। तो शौर्य जी, क्या स्टेटस है इसमें?
जी इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन में देखें तो अभी रिसेंट टाइम में एकदम से बूस्ट देखने को मिला है सब्सक्रिप्शन में। आज सुबह ग्राफिक्स बनाया था तब ऑलमोस्ट काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन था, लेकिन अब देखें तो 15 गुना ज़्यादा टोटल सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। आखिरी दिन तो देख सकते हैं कि अच्छा खासा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। कंपनी की बात करें तो इन पेशेंट आउट पेशेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है हेल्थ केयर को, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क होता है इन पेशेंट जब आते हैं या आउट पेशेंट है उसको लेकर कंपनी का कारोबार है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कंपनी में। अगर इसके रेवेन्यूज़ पे फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो इसके देख सकते हैं रेवेन्यूज़ में लगभग डबल से भी ज़्यादा तेज़ी होते हुए नजर आई है 2 साल में, लेकिन प्रॉफिट ऐसा लग रहा है प्रॉफिट मार्जिन थोड़े घटते हुए नजर आए पिछले 2 साल के अंदर। तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा घटा ज़रूर है, लेकिन जो पूरा का पूरा OFS यहाँ पर है करीब करीब 2497 करोड़ रुपए IPO का साइज़ है और 2497 करोड़ रुपए के आसपास का ही ये पूरा का पूरा OFS है। अरुण सर, आज बंद हो रहा है, बहुत इंटरेस्ट लेटर साइड पे तो पिकअप कर रहा है, लेकिन शाम तक क्या होगा सिचुएशन पता नहीं। सो आप क्या देख रहे हो? प्राइस बैंड महंगा? सर प्राइस बैंड थोड़ा महंगा, बिजनेस आम आदमी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट समझना। इसका पूरा धंधा अमेरिका में होता है। ये अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। उनका बैक एंड संभालने के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कंपेटिटिव बिजनेस है, मार्जिन्स अंडर प्रेशर है। ये सब चीज को देखते हुए शायद रिटेल कहीं ना कहीं इससे थोड़ा हिचक रहा था, इसलिए उनकी पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। ये एक इंस्टीट्यूशनल प्ले का शेयर रहेगा लिस्टिंग के बाद में भी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, कुछ पैसा बनता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और फिर जब इसके अगले तिमाही के नतीजे आए उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। तो अरुण सर, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स में एक इंडीजीन जो कि हाल की लिस्टिंग है वो भी इसी तरह के बिजनेस के साथ कामकाज करती है। सो क्या इसके साथ जाएं या जो एग्जिस्टिंग प्लेयर में इंडीजीन है उसको एक बार को देखा जा सकता है? सुमित, मिलता जुलता सा काम है लेकिन कोर बिजनेस अलग है। हाँ जी। अगर मैं आपके दर्शकों को समझाने की चेष्टा करूं तो जैसे आपने IKS की बात करी, तो ये डॉक्टर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उन्होंने जो पेशेंट देखा उसे क्या बीमारी है, क्या प्रिस्क्रिप्शन किया, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जहां इंडीजीन का सवाल है, ये फार्मा कंपनी के साथ मिली हुई है, उसके साथ काम करती है। वो जो ड्रग डेवलपमेंट करके उसका प्रोसीजर आगे लेके जाते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, उसके बाद उन्होंने सैंपलिंग करी, ये सब की रिकॉर्ड रख कर वो कंपनी को मदद करती है। काम इनका भी क्योंकि फार्मा का ज्यादा काम डेवलपमेंट का अमेरिका में होता है, इनका भी धंधा अमेरिका और विश्व भर में होता है जैसे कि IKS करता है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए काम करता है और एक फार्मा कंपनी के लिए काम करता है। तो दोनों कंपनियां कंपेरेबल नहीं है। इंडीजीन में कुछ गिरावट देखी गई थी पिछले 5-10 दिन में, क्योंकि एक PE इन्वेस्टर ने मौजूदा स्तर से 6-7% डिस्काउंट में कुछ OFS किया था। शेयर उस गिरावट के बाद अब संभलने की चेष्टा कर रहा है। मेरे ख्याल से जब भी ये संभल जाएगा तब इसमें आप एक रैली देखेंगे, बट मैं इस कंपनी पर, इंडीजीन पर बुलिश हूँ। ओके, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा अरुण सर, क्योंकि ये दोनों कंपनियां हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, वो भी US मार्केट्स की, और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद हेल्थ केयर को लेकर शायद बजट बढ़ाने की बातचीत भी हो रही है, या वहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा है, फेड का आउटकम भी आना है, स्पेंडिंग भी बढ़ने की बात है, और काफ़ी सत्ता पलट भी हुई है। सो हेल्थ केयर स्पेंडिंग US की क्या इन दोनों के लिए बेनिफिशियरी रहेंगी गोइंग फॉरवर्ड? हेल्थ केयर में स्पेंडिंग बढ़ेगी तो दोनों कंपनियों को फायदा होगा, बट जैसे मैंने कहा, एक ड्रग डेवलपमेंट का काम करती है, उनको उन फार्मा कंपनीज के लिए काम करती है, दूसरे इंडिविजुअल डॉक्टर के लिए काम करती है। तो जो डॉक्टर को सपोर्ट करता है वो एक तरह से जिसे कहते हैं भाई खाते का हिसाब रखता है डॉक्टर का, तो वहां पर हमेशा एक प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है, और अमेरिका का बजट बढ़ भी जाए लेकिन हमेशा इस कंपनी को मार्जिन प्रेशर का फेस करना पड़ेगा।
ये बात तो सही कह रहे हो आप। चलो बहुत बहुत बढ़िया, इस पे आगे बातचीत करूंगा मैं अरुण सर आपसे, लेकिन एक और आईपीओ जो कि बचा है, और शौर्य जी, इंटरनेशनल गीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, नाम ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्या करती कंपनी? जी, कंपनी की बात करें तो कंपनी जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं और जो ऑथेंटिक डायमंड्स होते हैं उनका सर्टिफिकेशन करती है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मतलब है लैब ग्रोन डायमंड्स में आपका प्रॉक्सी पिले, क्योंकि कंपनी का 50% रेवेन्यू आता है लैब ग्रोन डायमंड से, और इसमें कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ग्लोबली। तो जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस कंपनी को उससे सीधा सीधा फायदा मिलते हुए नजर आएगा। और अब क्योंकि इतना टेक्निकल काम करती है, इस काम में रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, तो इसलिए नई कंपनियों के लिए एंट्री टू बैरियर्स भी हैं, और इसी वजह से कंपनी 70% का एबिटडा मार्जिन कमांड करती है, और नेट लेवल पर भी 50% का इसका मार्जिन है। तो एक तरफ देखें, लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए ग्रोथ का रेवेन्यू है, एंट्री टू बैरियर्स रहेंगे क्योंकि टेक्निकल वर्क है, तो इस वजह से कंपनी के एबिटडा मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा माना जा रहा है बाजार में इन्वेस्टर द्वारा कि आगे भी इसके एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी रह सकती है। तो अरुण सर, आज सेकेंड डे है आईपीओ का, कल ये बंद होगा, आप कैसे रीड कर रहे हो इंटरनेशनल गीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के आईपीओ को? क्या ये प्राइसिंग साइड पर फेयरली दिख रहा है आपको? और दूसरा, क्योंकि फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है, आईपीओ का साइज 4200 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर की समझ से परे थोड़ा सा इसका बिजनेस है, आपका आइडिया क्या कहता है? सर, इसका धंधा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो भारत इंटरनेशनली डायमंड का कटिंग पॉलिशिंग का जो धंधा है उसके अंदर में वर्ल्ड लीडर है, और जो भी स्टोन्स इंटरनेशनल मिलते हैं, नेचुरल डायमंड या प्रेशियस स्टोन्स, वो भारत में कटिंग पॉलिशिंग के लिए आते हैं, उसके बाद वो वापस भारतवर्ष से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो इसमें आप ये समझिए पूरे वैल्यू चेन का मुश्किल से 15% हिस्सा भारत को मिलता है। अब आ जाइए लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड में डायमंड इंडिया में पैदा किया जाता है लेबोरेटरी में, उसके बाद में कटिंग पॉलिशिंग इंडिया में होती है, उसको ज्वेलरी में भी कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें 100% वैल्यू एड इंडिया को मिलता है। और जो स्टोन एक्सपोर्ट फिनिश्ड फॉर्म में किए जाते हैं बिना ज्वेलरी बनाए, उसमें आप ये समझिए 35 से 40% वैल्यू एड इंडिया को मिलता है। लैब ग्रोन की जो सक्सेस हो रही है उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी वर्ल्ड वाइड इंडिया होगा, और IGI जिस कंपनी का ये इनिशियल या शॉर्ट फॉर्म है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया में जो ग्रोथ हो रही है उसके कारण इस कंपनी को मिल रही है। एक चीज और ध्यान में रखिए, ये एक ही कंपनी है दुनिया में जो स्टोन्स को भी परखती है, सर्टिफिकेट देती है, और उसके बाद जो ज्वेलरी भी बनी हुई होती है उसको भी परख कर आपको एक सर्टिफिकेट देती है। इसके लिए नेचुरल डायमंड हो या लैब ग्रोन डायमंड हो, कोई फर्क नहीं है, दोनों को इवैल्यूएट करके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो अरुण सर, तो मेरे ख्याल से जी, क्या ये जो प्राइस है 417 का अपर एंड, ये फेयरली वैल्यूड है अभी के दाम पे, क्योंकि जीएमपी भी बढ़िया मिल रहा है इस पे? सर, वैल्यू अच्छी है, इसमें आपको ग्रे मार्केट के तहत अगर आप ऐड करें और दोनों को मिश्रण करके एक नया वैल्यू निकालें तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कमाने के लिए, और जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो आपका ड्राइविंग फैक्टर है कि आगे जाकर भारत में जिस हिसाब से डायमंड की, लैब ग्रोन डायमंड की बिक्री लगातार बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये इंडिया के लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा, इसलिए IGI को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके अरुण सर, एक चीज़ और, ये साल, क्योंकि अब धीरे धीरे हम स्लोली एंड स्टेडली साल के एंड में जा रहे हैं, और आपने शुरू में बात हाईलाइट भी की थी कि आमतौर पे दिसंबर के इस एंड में इतने आईपीओ नहीं आते हैं। ये साल में हाईएस्ट नंबर ऑफ QIP रेज हुआ, ये साल में आईपीओ का जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे फ्रंट लाइन में हो, SME में हो, दोनों में बहुत स्ट्रांगली मोबिलाइज हो रहा है, राइट्स का बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। सो फंड रेजिंग तो बहुत हो रही है, और अच्छे से उसको लिक्विडिटी ड्राइव भी कर रही है, फॉलो भी कर रही है। सो आप, क्योंकि डिकेड्स से आईपीओ को ट्रैक कर रहे हो, मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये नंबर FY मतलब 2025 में और हायर साइड पे रहेगा, या ये ट्रेजेक्टरी अभी स्टार्ट हुई है कंटिन्यू करेगी, या ये कोई बॉयंसी है जो खत्म हो जाएगी? आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे सुमित जी, 3-4 चीज इसमें कहना चाहता हूं। देखिए, बॉयंसी जो शुरू हुई है वो खत्म हो जाए
उसके लिए एक ही कारण हो सकता है कि जो प्राइसिंग की जो क्षमता है, जो वैल्यू है, अगर वो जिस हिसाब से बढ़ाई जा रही है, अगर ये कंटिन्यू करी तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे रिजेक्ट कर देगा और एक बड़ा सेटबैक लग जाएगा बाजार को। अगर मर्चेंट बैंकर और प्रमोटर थोड़े से जो उनका लालच होता है, थोड़ी सी उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, उसको मॉडरेट करें और अगले साल में ये डिसाइड करके आए कि हमको हर इश्यू में इन्वेस्टर को कुछ टेबल पे छोड़ना है, तो ये आईपीओ की जो बौछार है वो कंटिन्यू करेगी। ये आपके या मेरे हाथ में नहीं है, ये उन दो कैटेगरीज के हाथ में है जो मर्चेंट बैंकर है और प्रमोटर है, कि उनकी नीयत में क्या आता है, हमको इन्वेस्टर को कमाने देना है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर, आज हमारे साथ आप जुड़े, आपने डिटेल में डिस्कशन किया सारे आईपीओस को लेके और अपना व्यू रखा तमाम आईपीओ को लेकर भी। और बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आपका भी, ये सभी आईपीओस पे हाईलाइट रखने के लिए। आगे भी हम आपसे रोज़ बरोज़ जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ को यहीं समेटते हैं और लौटते हैं वापस मार्केट्स की तरफ। वाह क्या आईपीओ है।